आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। देवबंद में आयोजित सम्मेलन में मुसलमानों की हिमायत का दम भरने वाले जमीयत उलेमाए हिंद ने एक बार फिर से बता दिया कि लड़ाई अभी और तेज होगी। इस जलसे में बात मस्जिद की हुई, मुसलमानों पर कथित जुल्म की आवाज उठी और जमीयत ने अपने इरादे व्यक्त किए। तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले जाओ। हिंदू मुसलमान की लड़ाई में जमीयत का नया तेवर है, नया अंदाज है। 2 दिनों के जलसे में यहां ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर मंथन हुआ। मथुरा की ईदगाह मस्जिद पर मंथन हुआ। कुतुब मीनार की दावेदारी को लेकर भी चर्चा हुई। कॉमन सिविल कोड का प्रस्ताव भी आया। इन्हीं एजेंडे का जिक्र करते हुए जमीयत ने अपना मंसूबा साफ कर दिया। देवबंद की जमीन पर इनका जलसा सजा तो जमीयत के नेताओं ने ये बताने में देर नहीं की कि लड़ाई अभी बाकी है। जमीयत उलेमाए हिंद के जलसे में ये दूसरे दिन की तासीर थी, पहले दिन से बिल्कुल जुदा। कल डबडबाई आंखों से मुस्लिमों की हालत बताने वाले महमूद मदनी का अंदाज आज बदल गया। मदनी, जो कल मंदिर मस्जिद की लड़ाई को लेकर भावुक हो रहे थे, उन्होंने आज खुलकर कहा कि ये मुल्क हमारा है। जिन्हें उनका मजहब बर्दाश्त तो नहीं, वो कहीं और चले जाएं। अच्छी तरह समझ लीजिए, ये हमारा मुल्क है और जो हमारी जिम्मेदारी है इस मुल्क के लिए वो हम निभाएंगे हर हाल में इंशाअल्लाह। कोई समझौता नहीं होगा उसको। हमारा मजहब अलग है जरूर, हमारा लिबास अलग है, हमारी तहजीब भी अलग है, हमारे खाने पीने का तरीका भी अलग है। और तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले जाओ। मौलाना महमूद असद मदनी ने कहा कि इस राष्ट्र की सुरक्षा रक्षा के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए हम ख्याल लोगों का साथ लेना पड़ेगा। वो हर पार्टी में मौजूद है। किसी को जवाब देना, ये बेवकूफ लोग हैं वो जिनको जवाब दे रहे हैं, वो वैसे भी माइनॉरिटी में है। जो लोग नफरत का बाजार गर्म कर रहे हैं, असल में वो माइनॉरिटी में है। हम ऑलरेडी मेजोरिटी में है, इसको पहचान लेना है। और मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क में इंसाफ के लिए, बराबरी के लिए, बराबरी के हुकूक के लिए जो कुर्बानी देनी होगी इंशाअल्लाह जमीयत उलमा हमेशा देती रही है। मुल्क के मुसलमान देते रहे, पहले भी देते रहे, इस वक्त भी देंगे और आगे भी देते रहेंगे। मुस्लिम संगठन के इस मजलिस में सिर्फ मदनी ही नहीं, अक्सर अपने तेवर दिखाने वाले पूर्वोत्तर से सांसद बदरुद्दीन अजमल ने भी मुस्लिम राग अलापा और सरकार को चेतावनी तक दे डाली। जिनके हाथ में हुकूमत है वो अपने एजेंडे में इस मुल्क को चलाना चाहते हैं और खासकर मुसलमानों को वो उंगलियों पे नचाना चाहते हैं। मैं अहबाब हुकूमत से साफ लफ्जों में ये कहना चाहता हूं, जमीयत उलमा के इस प्लेटफॉर्म से, जो मुसलमान अपने बुनियादी हुकूक के मामले में न झुकता है, न कभी झुका है और न झुकेगा। सियासी रोटियां सेकने वालों ने जमीयत के मंच का पूरा फायदा उठाया। अब बीजेपी ऐसे ही बयानों को लेकर पलटवार कर रही है। पार्टी नेता जमीयत की मजलिस और इसमें बेतुकी बयानबाजी करने वाले नेताओं पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोग जब से ज्ञानवापी का फैसला आया है, उसके बाद वोट बैंक को भड़काने के नाम पर बार बार कभी भड़काऊ बातें, कभी बहकाने की बातें और कभी सामाजिक तौर पर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाली बातें करने में आज कंपटीशन में लगे हुए हैं। और इसी श्रृंखला में चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो ओवैसी भाई हो, चाहे वो तौकीर रजा हो, चाहे वो पीएफआई हो, या चाहे ये जलसा है जिसमें बार बार मुसलमानों को विक्टिम की तौर पर पेश करते हुए एक इस्लामोफोबिया का विक्टिमहुड कार्ड खेला जा रहा है। कोर्ट में ज्ञानवापी विवाद पर सुनवाई के बीच जमीयत अपना प्रस्ताव लेकर आया है। मुसलमानों की हालात सुधारने और उनके हक दिलाने के लिए
लड़ाई लड़ने का दावा कर रहा है जमीयत। सवाल है कि क्या ऐसे भाषणबाजी से हालात बदलेंगे? देवबंद से तंसीम हैदर के साथ आज तक ब्यूरो। ज्ञानवापी और अन्य मस्जिदों के मुद्दे भी इस कार्यक्रम में उठाए गए। साथ ही कॉमन सिविल कोड को लेकर भी जमीयत ने प्रस्ताव पास किया और कहा कि मुसलमानों के मूल अधिकारों का हनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक एक दिन बाद ज्ञानवापी पर वाराणसी के जिला कोर्ट में सुनवाई होनी है। उससे पहले जमीयत ने ऐलान कर दिया है कि ज्ञानवापी के मुद्दे पर मुसलमान पीछे नहीं हटेंगे। उसी ज्ञानवापी को लेकर जमीयत अब चेतावनी दे रहा है कि सरकार अतीत के गड़े मुर्दे न उखाड़े, इतिहास के मतभेदों को जिंदा न करे। देवबंद में जमीयत उलेमाए हिंद के सम्मेलन के आखिरी दिन सबसे अहम प्रस्ताव ज्ञानवापी पर आया। जमीयत ने कहा कि ज्ञानवापी विवाद से अमन, शांति और अखंडता को नुकसान है। देश के अन्य हिस्सों में मस्जिदों के खिलाफ अभियान से खतरा है। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के वर्चस्व की बात कहकर सियासत हो रही है। जमीयत इसे 1991 के वर्षिप एक्ट का उल्लंघन बता रहा है और इससे आगे ये कि सरकार अतीत के गड़े मुर्दे न उखाड़े, इतिहास के मतभेदों को जिंदा करना उचित नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यकसा सिविल कोड की बातें बहुत चल रही हैं। इसके ऊपर तजवीज आई है अभी, तो तजवीज काफी मेहनत से, काफी बहस और तमीज के बाद बनाई गई है। चाहे ज्ञानवापी वाली मस्जिद तजवीज हो या वो तजवीज हो, बल्कि जितनी तजवीजें हैं महीनों की मशक्कत के बाद तैयार हुई हैं। हफ्ते और दिन तो लगे ही लगे हैं आखिर के। तो इस तजवीज से मुताल्लिक, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तजवीज से मुताल्लिक ये कहना चाहता हूं, कानून कोई बन जाए, अगर मुसलमान शरीयत पर चलने का अज़्म कर ले तो कोई कानून उसका रास्ता नहीं रोक सकता। जमीयत ने ज्ञानवापी और अन्य मस्जिदों को लेकर प्रस्ताव पास किया और आरोप लगाया कि देश का माहौल खराब किया जा रहा है। जमीयत उलमाए हिंद का ये इजलास कदीम इबादत गाहों के तनाज़ात को बार बार उठाकर मुल्क के अमन व अमान को खराब करने वाली ताकतों और उनके पसे पुष्ट सियासी मफाद रखने वाली जमाअतों के रवैये से सख्त नफरत व बेजारी का इजहार करता है। ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा ईदगाह और दीगर मसाजिद इन दिनों इसी मुनाफिरती मुहिम की जद जमीयत उलेमाए हिंद ने अपने इसी जलसे में कॉमन सिविल कोड पर भी प्रस्ताव पास किया। जमीयत ने अपने प्रस्ताव में कहा कि मुस्लिमों को मूल अधिकारों से वंचित करने की कोशिश की जा रही है। जमीयत ने अपने प्रस्ताव में कहा कि कॉमन सिविल कोड लागू करना संविधान का उल्लंघन है। प्रस्ताव के मुताबिक नमाज, शादी, तलाक जैसे मसले मुस्लिम रीति रिवाजों के मुताबिक हैं, जो कुरान और हदीस से लिए गए हैं। लिहाजा इस्लामी कायदा कानून में दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं। मैं अरबाब हुकूमत से कहना चाहता हूँ, वो अपनी चप्पी तोड़े, खामोश तमाशाई न बने। ऐसा न हो कि इस मुल्क का बागडोर, इससे पहले भी बहुत से लोगों के पास बदल चुका है। आजादी के बाद बहुत से लोग आए इक़्तिदार पे। जमीयत सरकार को चैलेंज कर रहा है। ऐसे में मंदिर मस्जिद की इस लड़ाई में अभी दांव पेच और तेज होने से इनकार नहीं किया जा सकता। वाराणसी से समर्थ श्रीवास्तव के साथ तंसीम हैदर, देवबंद, आज तक। उत्तर प्रदेश के देवबंद में जमीयत उलेमाए हिंद ने अपने जलसे से मस्जिदों का मुद्दा उछाला तो भिवंडी में असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों का खिदमतगार बनने का प्रयास किया। उन्होंने हर वो बात की जिसे लेकर मुसलमानों पर सवाल दाखे जा रहे हैं। मंदिर मस्जिद की जंग के बीच उत्तर से पश्चिम तक मुसलमानों का मंच सजा। देवबंद में जमीयत उल्लेमा का सालाना जलसे में मुसलमानों की आवाज उठी तो यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के भिवंडी में हालात हाजरा के मंच पर ओवैसी ने मोर्चा खोला।
शुरुआत मुसलमानों की माली हालत से शुरू हुई, पर निशाने पर बीजेपी आ गई। मुल्क की हालात आपको ये बता रहे हैं कि नफरत और बीजेपी और संघ परिवार मिलकर भारत के मुसलमानों के खिलाफ एक ऐलान जंग कर चुके हैं, और हमारी हर तहजीब की हर निशानी को मिटाना चाहते हैं, हर चीज को मिटा देना चाहते हैं। जुबान पर मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान की बात आई तो आदिवासी तक पहुंच गई। ओवैसी ने सवाल उठाया कि आखिर हिंदुस्तान किसका है। भारत में अगर कोई इंडियन माने ओरिजिनल है वो आदिवासी है, द्रविडियन है, बाकी के सब लोग हैं। और ये प्रूव हो चुका है कि आबादी का 65% हिस्सा ये 4 जो माइग्रेशन हुए आप करा के देख लो। मगर बीजेपी संघ क्या बोलेगी, शिवसेना भी सब मुगल आए। हाँ ठीक है, मुगल आए तो पेट्रोल बढ़ गया, मुगल आए तो डीजल बढ़ गया, मुगल की वजह से बेरोजगारी बढ़ गई, मुगलों की वजह से इन्फ्लेशन है। ओवैसी मुसलमानों की नेतागिरी करते हैं, मुसलमानों को गोलबंद करने की बात करते हैं, लिहाजा बोलते वक्त शब्दों का चुनाव भी ऐसा करते हैं कि जो मुसलमानों को खुश कर जाए। और ऐसी बातें वो चुनावी सूबे में कुछ ज्यादा ही करते हैं। महाराष्ट्र में जलसा था, वहाँ नगर निगम के चुनाव सिर पर है, तो निशाने पर उन्होंने बीजेपी के साथ उद्धव को लिया और शरद पवार को भी। मैं पूछना चाह रहा हूँ राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोगों से, उनको नवाब मलिक क्यों याद नहीं आया? नवाब मलिक का नाम लेना था ना। जब देश के प्रधानमंत्री से मिल रहे तो आप ही के पार्टी का नवाब मलिक है, उसके बारे में भी बोल देते कि नवाब मलिक को भेजा, जेल में डाला गया। मगर नवाब मलिक का नाम नहीं आया। किसका नाम आया? शिवसेना के संजय का नाम आया। तो क्या संजय मलिक से ज्यादा अजीज हो गया राष्ट्रवादी कांग्रेस को? सारी लड़ाई सुविधा की है। सियासी बयान सुविधा के मुताबिक ही दिए जाते हैं, जहां नफा और नुकसान शब्दों के चयन तय करते हैं। लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को तोहफों की सौगात दी, तो वहीं 8 साल पूरे होने पर सरकार की पीठ थपथपाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 8 सालों में उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे देश का सर झुका हो। पीएम ने इस उपलब्धि का श्रेय गुजरात की जमीन और गुजरात की जनता को दिया। इन वर्षों में हमने गरीब की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। 8 साल में गलती से भी ऐसा कुछ नहीं होने दिया है, न ऐसा कुछ किया है जिसके कारण आपको या देश के किसी नागरिक को अपना सर झुकाना पड़े। 8 साल पहले पीएम मोदी ने देश नहीं झुकने दूंगा की हुंकार के साथ देश की सत्ता संभाली, तो 8 साल बाद इसे गुजरात की जनता के साथ जोड़कर अपना वादा पूरा करने का भरोसा दिलाया। 8 साल में गलती से भी ऐसा कुछ नहीं होने दिया है, न ऐसा कुछ किया है जिसके कारण आपको या देश के किसी नागरिक को अपना सर झुकाना पड़े। मिशन गुजरात के लिए पीएम मोदी ने हुंकार भरी तो 8 साल की उपलब्धियों को लेकर सरकार की पीठ थपथपाई। हमने गरीब की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र पर चलते हुए हमने देश के विकास को नई गति दी है। सालों में हमने पूज्य बापू और सरदार पटेल के सपनों का भारत बनाने के लिए
ईमानदार प्रयास किए हैं। पूज्य बापू एक ऐसा भारत चाहते थे जो हर गरीब, दलित, वंचित, पीड़ित, हमारे आदिवासी भाई बहन, हमारी माताएं बहनें, उन सबको सशक्त करे। अपने गुजरात दौरे में पीएम मोदी गुजरात को कई तोहफे सौंपे तो अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। गांधीनगर के कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ अमित शाह भी नजर आए। 100 साल के सबसे बड़े संकट काल में, कोरोना महामारी के इस समय में भी देश ने ये लगातार अनुभव किया है। महामारी शुरू हुई तो गरीब के सामने खाने पीने की समस्या हुई तो हमने देश के अन्न के भंडार देशवासियों के लिए खोल दिए। गुजरात चुनाव से पहले अमित शाह ने भी गुजरात के दौरे तेज कर दिए। आज अमित शाह द्वारका पहुंचे, जहां पूजा अर्चना के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसके बाद वो पीएम के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। कम प्रांत बचे हैं जहां पर पैक्स से लेकर एपेक्स तक सहकारिता बहुत अच्छे तरीके से चलती हो, इसके सिद्धांतों के अनुरूप चलती हो और कमोबेश पारदर्शिता के साथ चलती हो। इसमें से हमारा गुजरात एक है। इसका सभी गुजरात के सहकारिता आंदोलन के कार्यकर्ताओं को गौरव है, मुझे भी गौरव है। सरकार की 8 सालों की उपलब्धि पर पीएम के बयान विरोधियों को हजम नहीं हो रहे। प्रधानमंत्री जी झूठ को सच बनाने में तो माहिर हैं, लेकिन ये तो सच्चाई है और सब लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं कि 8 साल में क्या हुआ इस देश के अंदर। 8 साल में किसी भी क्षेत्र में अगर कोई भी प्रगति हुई है, कोई भी विकास हुआ है, तो वो प्रधानमंत्री को बताना चाहिए, उसके आंकड़े देने चाहिए। सिर्फ ज़बानी खर्च करने से काम नहीं चलेगा। 26 मई को मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो गए। ऐसे में पीएम मोदी ने अपनी उपलब्धियों को उस गुजरात से जोड़ा जहां से उन्होंने प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण को भावना के साथ जोड़ दिया। आज भी उन्होंने एहसास करवाया कि ये वही गुजरात का बेटा नरेंद्र है जो उनके बीच पहुंचा है और पिछले 8 सालों में उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे गुजरात की जनता का सर झुके। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, जसदन, राजकोट जिला, आज तक।